1883 में जन्मे सावरकर 1948 में हुई महात्मा गांधी की हत्या के 8 आरोपियों में से एक थे। लेकिन क्या सही में सावरकर वीर थे? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। महात्मा गांधी के हत्या के आरोपों में सावरकर को बरी कर दिया गया था क्योंकि उन्हें दोषी साबित करने के लिए जरूरी सबूत नहीं थे। आज़ादी से पहले वे 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या या उसकी कोशिश में शामिल थे। राष्ट्रवादियों के नजरिए से ये हत्याएं हिंसक तौर तरीकों से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की सावरकर की क्रांतिकारी भावना दिखाती हैं। इन घटनाओं ने वीरता को लेकर उनके बारे में गढ़े गए मिथक को मजबूत किया है। हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि सावरकर वीर थे या नहीं, बल्कि हम आपके सामने इतिहास की कुछ घटनाएं रख रहे हैं जिससे आप इस सवाल का जवाब खुद तय कर सकें। 1 जुलाई 1909 में मदनलाल डींगरा ने सर विलियम्स कर्जन वायली की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वायली लंदन स्थित इंडियन ऑफिस में सचिव स्तर के अधिकारी थे। इससे पहले डींगरा की योजना भारत के पूर्व वायसरॉय लॉर्ड कर्जन और बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रमफील्ड फुलर को मारने की थी। ये दोनों लंदन के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन डींगरा के आयोजन स्थल पर देर से पहुंचने की वजह से योजना फेल हो गई। बाद में फिर एक दूसरी योजना बनाकर उन्होंने वायली की हत्या की। इसके लिए डींगरा को फांसी की सजा हुई। अंग्रेजों को इस मामले में सावरकर पर भी शक था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं थे। ऐसे ही कुछ सबूत 1966 में सावरकर की मृत्यु के बाद उजागर हो पाए। ये सबूत उसी साल प्रकाशित हुई उनकी जीवनी में दर्ज है। धनंजय कीर सावरकर के जीवनीकार थे। उनकी लिखी किताब सावरकर एंड हिज टाइम्स 1950 में प्रकाशित हुई थी। सावरकर की मृत्यु के बाद कीर ने इसे प्रकाशित करवाया था। उन्होंने दावा किया था कि इसमें कई नई जानकारियों को शामिल किया गया है जो उन्हें खुद सावरकर से मिली थी। इस संस्करण में कीर ने लिखा है कि वायली की हत्या के दिन सुबह सावरकर ने डींगरा को एक रिवॉल्वर दी थी और कहा था, यदि इस बार तुम असफल हुए तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। कीर ने यह बात रॉबर्ट पायने को भी बताई थी। सावरकर ने डींगरा को महीनों तक ट्रेनिंग दी थी और वे अक्सर उल्हाना देते थे कि डींगरा लॉर्ड कर्जन और फुलर की हत्या करने में असफल रहे। रॉबर्ट पायने लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी नाम की किताब के लेखक हैं। कीर की किताब से हुए इस खुलासे के आधार पर इतिहासकार एजी नूरानी ने अपनी किताब सावरकर एंड हिंदुत्व द गोडसे कनेक्शन में तंज करते हुए लिखा है, इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या सावरकर ने ही तय किया था कि इन बातों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद होना चाहिए। इस बात को स्वीकार किए बिना 2 संस्करणों के बीच 16 साल के अंतराल को नहीं समझा जा सकता। इसके अलावा जो दूसरी हत्या है जिससे सावरकर का कनेक्शन जुड़ता है, उसके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए रवाना होने से पहले सावरकर मित्र मेला नाम के एक गुप्त संगठन के सदस्य थे। इसी का नाम बाद में अभिनव भारत रखा गया। इस संगठन का लक्ष्य हिंसक तौर तरीकों से अंग्रेजी शासन को खत्म करना था। सावरकर के बड़े भाई गणेश उर्फ बाबा राव भी अभिनव भारत के सदस्य थे। एक बार अंग्रेजी पुलिस ने छापेमारी के दौरान उनको हिरासत में ले लिया तो उनके पास से बमों की जखीरा बरामद हुआ था। इसकी वजह थी, इसके लिए उन्हें 8 जून 1909 को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। गणेश के साथियों ने इसका बदला लेने की योजना बनाई। इन्हीं में से एक अनंत केनरे ने 29 दिसंबर 1909 को एमएमटी जैक्सन को गोली मार दी। जैक्सन नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उन्हीं की अदालत में गणेश को मुकदमे की सुनवाई हुई थी। हालांकि उन्होंने गणेश को अंडमान भेजने की सजा नहीं सुनाई थी, ये फैसला दूसरे जज का था, लेकिन अदालत या कोर्ट उन्हीं की थी। इस हत्याकांड के तुरंत बाद घटना स्थल से ही केनरे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके 2 और साथी इस मामले में गिरफ्तार हुए और उनके पास से सावरकर के पत्र बरामद हुए थे। सावरकर पर आरोप लगा कि उन्होंने इस हत्या में इस्तेमाल की गई ब्राउनिंग पिस्टल और उस जैसी 20 और पिस्टल इंग्लैंड से भारत भिजवाई थी। इसी के आधार पर टेलीग्राफ से सावरकर के नाम के एक वारंट लंदन भेजा गया। सावरकर ने 13 मार्च 1910 को आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उन्हें भारत लाया गया। जैक्सन की हत्या और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में सावरकर को भी 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई।
यानी उन्हें कुल 50 साल अंडमान की जेल में रहना था। सावरकर 4 जुलाई 1911 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। इसके बाद शुरू हुआ सावरकर के माफीनामे का सिलसिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंडमान की सेल्युलर जेल में हालात भयावह थे। जानवरों को जिस तरह कोल्हू में जोता जाता है, सावरकर को उसी तरह तेल मिल में काम पर लगाया गया। ये बर्बर सजा थी। हालांकि वे अकेले व्यक्ति नहीं थे जिसे इसे काम में लगाया गया था। 1911 में उन्होंने खुद ही सरकार के सामने दया याचिका लगा दी। इस दया याचिका में क्या लिखा गया था आज उसकी जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन जब उन्होंने 14 नवंबर 1913 को दूसरी याचिका भेजी तो उसमें पहली याचिका का जिक्र किया गया था, जहां से पहले याचिका के अंश मिलते हैं। अपने ऊपर दया करने की गुहार लगाते हुए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से खुद को भारत में स्थित किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी। इसके बदले में उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि जिस तरह से संभव होगा वे सरकार के लिए काम करेंगे, अंग्रेजी सरकार के लिए यानी अंग्रेजों के लिए। सावरकर को कहना था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है, यानी अंग्रेजों में आस्था पैदा हुई है। इसे कहते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि वे अब हिंसा पर यकीन नहीं करेंगे, यानी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। इस दया याचिका में सावरकर का यह भी कहना था कि संवैधानिक व्यवस्था में उनकी आस्था भारत और दूसरी जगहों पर रह रहे उनके भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में ले आएगी, यानी अपने अनुयायियों को वो अंग्रेजों को समर्थन में लाने की बात कर रहे हैं। ये लिखते हुए सावरकर ने एक झटके में ही भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ दिया था। अंग्रेज सरकार को इस अर्जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ इसके बाद भी, लेकिन इसकी वजह से जेल में उनकी स्थिति थोड़ी सुधर गई। इसके बाद उन्हें फोरमैन की जिम्मेदारी दे दी गई, मतलब पेरने के बजाय फोरमैन बना दिए गए। सावरकर जेल में कैदियों को भड़काने का काम भी करते थे, लेकिन खुद उनके साथ खड़े नहीं होते थे। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार सावरकर के साथ जेल में रहे त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के हवाले से लिखते हैं कि सावरकर ने उन्हें और उनके दूसरे कैदियों को भूख हड़ताल करने के लिए उकसाया था, लेकिन खुद उन्होंने और उनके भाई ने इनमें हिस्सा नहीं लिया। वो भी तब जब सावरकर से ज़्यादा उम्र के कैदी भूख हड़ताल कर रहे थे। सावरकर अपने फैसले को ये कहकर जायज़ ठहराते थे कि इसकी वजह से उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और भारत में पत्र भेजने का अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा। इन घटनाओं के आधार पर सावरकर एक ऐसे नेता के रूप में उभरते हैं जो तब तक क्रांति का समर्थन करता है जब तक कि उसे खुद इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। ये बात जितनी सच है कि सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, ये बात भी उतनी ही सच है कि इसके लिए वे प्रत्यक्ष तौर पर कभी बाहर नहीं आए या सामने नहीं आए। और ये भी बात उतनी ही सच है कि सजा होने के बाद वो माफ़ी मांगकर देश की आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग कर लिए थे। बाकी सावरकर वीर हैं या नहीं हैं, बहुत बड़ी लंबी डिबेट है। इस पर आप खुद तय करें, इतिहास को पढ़ें, अपने बोध को बढ़ाएं और तय करें। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।